नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रैक परफेक्ट चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्र युग चैल्कोलिथिक इरा। आइए शुरू करते हैं। ताम्र युग या चैल्कोलिथिक इरा को समझने से पहले थोड़ा सा आपको धातुओं को समझना पड़ेगा। जैसे आपने अभी पहले देखा कि पाषाण काल में मुख्य रूप से पत्थरों का उपयोग होता था और कहीं कहीं हड्डियों का उपयोग होता था। अब लोगों ने एक नई धातु खोज ली, तांबा, जिसको इंग्लिश में कॉपर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कॉपर और पत्थर ये दोनों यूज होने लगा, कॉपर एंड स्टोन। अब इससे आगे जो अगला कांस्य युग आएगा, जो इसमें हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसमें क्या होगा, ये कॉपर के साथ साथ एक टीन भी मिल जाएगा। कॉपर के साथ टीन मिल जाएगा तो ब्रोंज बन जाएगा, और ब्रोंज को ही कहते हैं कांस्य। तो इस तरीके से धीरे धीरे धातुओं के आधार पर सभ्यता का विकास होता गया। फिर ब्रोंज आगे बढ़ के बन जाएगा आयरन, मतलब लोहा। तो अभी जो है, अभी तक जो सिर्फ पत्थर पत्थर यूज हो रहे थे और हड्डियां, अब उससे एक कदम आगे मनुष्य बढ़ गया और कॉपर का खोज कर लिया, और तांबा का उपयोग व्यापक स्तर पर होने लगा। ठीक है। और ये जो चैल्कोलिथिक इरा था, यह हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के समकालीन थी। ठीक है। और इसका जो अवधि था ताम्र युग का, वो 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी पूर्व तक था। जबकि जो कांस्य युग था, उसका 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से पहले यह सभ्यता शुरू हुई, और हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के काफी सालों बाद तक ये सभ्यता चलती रही। यहाँ तक कि आर्यन के भारत आने के बाद तक ये सभ्यता चलती रही। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य भारत आए और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी काफी बाद तक 700 ईस्वी पूर्व तक, वैदिक काल तक, यह सभ्यता चलती रही। तो ये एक बहुत ही लंबी सभ्यता थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण साइट जो हैं वो पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, जिसको चार भाग में बांटा जा सकता है। एक तो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, फिर पश्चिम महाराष्ट्र में, और फिर पूर्वी भारत में। अब एक एक करके हम लोग चारों क्षेत्रों के सभी साइट के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण साइट है उसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। सबसे पहले दक्षिण पूर्व राजस्थान से शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में ताम्र युग की तीन महत्वपूर्ण साइट हैं। जो सबसे पहली साइट है वो है आहर। आहर जो है वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है, और दक्षिण पूर्व राजस्थान के ताम्रयुगीन संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ छोटे छोटे औजारों, माइक्रोलिथ्स का प्रयोग होता था। तांबे से बने चूड़ियां, कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग होता था। कुछ जगहों पर कांस की सीट भी मिली है। तांबा लोकल लेवल पर उपलब्ध था। आहर का वास्तविक नाम तंबावती था, जिसका मतलब है ऐसी जगह जहां तांबा उपलब्ध हो। तो वहां तांबा पहले से उपलब्ध था, इसी कारण से वहीं पर यह सभ्यता का विकास हुआ। 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। 2100 से 1500 ईस्वी मतलब हड़प्पा के बिल्कुल समकालीन ही थी। इसीलिए यहाँ कांस्य भी पाया गया है कहीं कहीं। धातु शोधन, मेटलर्जी एवं गलाने, स्मेल्टिंग की विद्या का ज्ञान था उन लोगों को। पत्थरों के घरों में रहते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण साइट है वो है गिलुंड। गिलुंड जो है वो ये भी राजस्थान के उदयपुर में ही है। बनास नदी के किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर पत्थर के ब्लेड बनाने का उद्योग था। तांबे के केवल कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। यहाँ मूल रूप से गिलुंड जो है पत्थर के ब्लेड की फैक्ट्री के कारण ही प्रसिद्ध है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप इसे याद रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण साइट है ज्ञानेश्वर। इसकी 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व तक की अवधि में ज्ञानेश्वर की सभ्यता थी। यह हड़प्पा के पूर्व की सभ्यता थी। राजस्थान के खेतरी बेल्ट, जहाँ के शिखर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे कॉपर का बहुत बड़ा खान है, वहां पे स्थित था। राजस्थान के खेतरी में अभी भी कॉपर का बहुत बड़ा खान है। जो लोग राजस्थान के होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे तीर, भाला, मछली पकड़ने की हुक, चूड़ियां इत्यादि बनाई जाती थी। हड़प्पा शहरों को भी यहाँ से कॉपर सप्लाई किया जाता था। तो ज्ञानेश्वर सभ्यता के अंतिम चरण में हड़प्पा सभ्यता की भी शुरुआत हो गई थी। तो उस समय यहाँ से कॉपर वहां भी सप्लाई किया जाता था।
कृषि एवं शिकार आजीविका का मुख्य साधन था। देखिए इतिहास में ऐसा नहीं होता कि एक सभ्यता खत्म हुई फिर अगली सभ्यता शुरू हुई। ये यहाँ एक सभ्यता चलती रहती है, उसी के साथ साथ दूसरी सभ्यता भी दूसरी जगह शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ देख सकते हैं आप ताम्रयुगीन सभ्यता भी चल रही है, साथ ही साथ दूसरे जगह पर जो आपको सिंधु नदी का पूरा प्लेन है वहां पर हड़प्पा सभ्यता भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे नहीं देखना कि एक सभ्यता खत्म हुई फिर दूसरी सभ्यता शुरू हुई। ये साथ साथ ही दो तीन सभ्यताएं एक साथ शुरू होती हैं, खत्म होती हैं और ये चलते रहती हैं। तो यहाँ कृषि एवं शिकार जो था आजीविका का मुख्य साधन था। यहाँ औचर्य कलर्ड पोटरी, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे जो मुख्यतः फूलदान की तरह होते थे, इस तरीके के। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र मुख्य रूप से पोट्री मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बने मिट्टी के बर्तनों को मालवा वेयर कहा जाता है। यहाँ के बने बर्तन ताम्र युग में सबसे बेहतर थे। यहाँ तीन महत्वपूर्ण साइट थी, कैथा, एरन, नवादा तोली। याद रखिएगा इस तीनों का नाम, कैथा, एरन, नवादा तोली। अब पश्चिमी महाराष्ट्र में आते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत सारे साइट्स हैं, जिसमें अहमदनगर जिला में है जोड़वे और नेवासा और दाइमाबाद, जिसमें जोड़वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़वे के नाम पर पूरे जितने भी साइट्स हैं सब को जोड़वे सभ्यता का भाग माना जाता है। तो जोड़वे यहाँ का सबसे मेन साइट था और बाकी जितने भी साइट थे वो इसी के अंदर माने जाते हैं, जोड़वे सभ्यता का ही हिस्सा माना जाता है यहाँ के सारे पश्चिमी महाराष्ट्र के साइट। जोड़वे सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा नेवासा, दायमाबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे जिला में है चंदोली और सोनगांव, इनाम गांव, और कुछ साइट्स नासिक जिला में आते हैं। अब जोड़वे सभ्यता के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सभ्यता है। जोड़वे महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे स्थित है। ठीक है, परवरा के किनारे जोड़वे स्थित है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिला में है। यह सभ्यता मालवा सभ्यता एवं दक्षिण भारत की नवपाषाण सभ्यता का मिलन था। तो मालवा की सभ्यता जो अभी आपने देखा, एरन, कैथा और नवादा तोली तीन जगहों पर थी, और जो नवपाषाण काल की सभ्यता थी उन दोनों के बीच में यह स्थित था। तो उन दोनों की सभ्यताओं का असर यहाँ की सभ्यता में देखने को मिलता है। यह 1400 से 700 ईस्वी पूर्व इसका काल माना जाता है, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद की सभ्यता थी। हड़प्पा के सभ्यता जो है 1500 ईस्वी तक या 1900 ईस्वी तक के लगभग में खत्म हो गई थी, तो ये उसके बाद की सभ्यता है। वैसे तो जोड़वे सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन दायमाबाद एवं इनाम गांव जैसे कुछ साइट शहरी सभ्यता को प्राप्त कर चुके थे। विदर्भ एवं कोंकण क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। अर्ध शुष्क वातावरण एवं काली भूरी मिट्टी होने के कारण यहाँ बेर एवं बबूल मुख्य फसल हुआ करते थे। अब तक 200 से अधिक जोड़वे साइट पाई जा चुकी है, जिसमें से सबसे अधिक दायमाबाद में गोदावरी नदी के किनारे पाए गए हैं। दायमाबाद का क्षेत्र 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था और आबादी लगभग 4000 के आसपास थी। उस समय के लिए 4000 बहुत बड़ी आबादी थी। पूरा शहर मिट्टी के दीवार से घिरा हुआ था। दायमाबाद सबसे प्रसिद्ध इसलिए है कि एक ताम्र युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी यहाँ कई सारे कांस्य की वस्तुएं पाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। उन्होंने पहले कहा कि हड़प्पा संस्कृति खत्म होने के बाद की यह सभ्यता है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के से ये कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित होंगी, जुड़ी हुई होंगी, और उसका प्रभाव भी इस सभ्यता पर स्पष्ट रूप से दिखता है। अगला महत्वपूर्ण है जोड़वे सभ्यता का इनाम गांव। यह एक बहुत बड़ी ताम्रयुगीन बस्ती थी। यहाँ 100 से अधिक घर थे, बहुत सारी गुफाएं थी। पूरा क्षेत्र खाई से घेर कर रखा गया था ताकि कोई बाहरी आदमी आसानी से प्रवेश नहीं कर सके। यहाँ कुम्हार, मिट्टी के मूर्तिकार, हाथी दांत के मिस्त्री इत्यादि शहर में मौजूद थे। घर में 5 कमरे हुआ करते थे साधारणतया, जिसमें से 4 आयताकार और 1 वृत्ताकार होता था।
जो वृत्ताकार कमरा होता था वह घर के मालिक का होता था। घर में एक अनाज भंडार भी हुआ करता था, जिसमें अनाज के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती थी। अब हम लोग पूर्वी भारत पर आते हैं। पूर्वी भारत की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं: विंध्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश, चिरांद पटना बिहार, पांडु राजर दिब्बी वर्धमान पश्चिम बंगाल, महिषादल वीरभूम पश्चिम बंगाल। सब इंपॉर्टेंट साइट हैं, आप इसे याद रखना। सेनूर या सोनपुर ताराडीह बिहार, खैराडीह एवं नरहन पूर्वी उत्तर प्रदेश। अन्य जगह झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह कॉपर के ढेर पाए गए हैं। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में 424 कॉपर के औजार में 102 चांदी की पतली सीट भी पाई गई है। हालांकि चांदी का उसमें खोज नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि कुछ छोटे स्तर पर उसकी खोज हुई हो। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी लगभग 80 जगह कॉपर के ढेर पाए गए। अब सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, उस समय के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन किस प्रकार के थे? तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया करते थे, जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर सबसे ज्यादा प्रचलन में थे। काला एवं लाल बर्तन, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। काला एवं लाल मिट्टी के बर्तन जो थे सबसे ज्यादा प्रचलन में थे। महाराष्ट्र, एमपी एवं बिहार में टोटीदार मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होता था। महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों को पेंट किया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में बिहार बंगाल साइड में बर्तनों को पेंट नहीं किया जाता था। ठीक है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। गाय भेड़ सूअर भैंस इत्यादि पाले जाते थे। कुछ जगहों पर ऊंट घोड़े एवं गधे पालने के भी सबूत मिले हैं। इन्हें शायद सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता हो। उन लोगों के बीफ खाने के संकेत मिले, सबूत मिले हैं, लेकिन पोर्क खाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बीफ मतलब गाय या भैंस का मांस, पोर्क का मतलब सुअर का मांस। तो उस समय तो वो लोग मांस खाते थे, लेकिन पोर्क खाने के, सुअर के मांस खाने के कोई सबूत नहीं मिले। गेहूं चावल बाजरा का उत्पादन करते थे। विभिन्न तरह की दालें जैसे कि मसूर उड़द मूंग एवं अरहर का उत्पादन करते थे। नवादा तोली जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इन सभी फसलों के अवशेष मिले हैं। नवादा तोली में जितने अनाज के अवशेष मिले हैं, उतना ताम्रयुगीन सभ्यता में और किसी भी शहर में नहीं मिले हैं। इसलिए एक इम्पोर्टेंट साइट है नवादा तोली। डेक्कन के काली मिट्टी क्षेत्र में कपास कॉटन उपजाने के भी संकेत मिले हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्रा का क्षेत्र जो है उसको डेक्कन का क्षेत्र कहा जाता है, जो आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है। ये आप लोग भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे डेक्कन। तो डेक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो वहाँ कपास कॉटन उपजाने के भी संकेत मिले हैं। डेक्कन में ही राई बाजरा इत्यादि भी उपजाए जाते थे। पूर्वी भारत में लोग मछली एवं चावल मूल रूप से खाते थे। अभी भी पूर्वी भारत में बंगाल में लोग मछली चावल खा चाव से खाते हैं। आग में पकी हुई ईंट का उपयोग नहीं होता था, लेकिन गिलुंड में पकी ईंट पाई गई है। उस समय लोग बिना पकी हुई ईंट से ही घर बनाते थे, मिट्टी के साधारण ईंट से, और ऊपर में, घर के ऊपर में फूस दे देते थे। अभी भी आप बहुत झोपड़ी देखते होंगे, मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी होती है, ऊपर में फूस होता है। उस तरह के ही घर हुआ करते थे। सिर्फ गिलुंड एक जगह है जहाँ पर, राजस्थान गिलुंड, जहाँ पकी हुई ईंट भी पाई गई है। आहर के लोग पत्थरों के घर में रहते थे। पहले भी हमने आपको बताया था जब आहर पढ़ रहे थे, कि आहर में जो था लोग पत्थरों के घर में रहते थे। मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था बल्कि दफनाया जाता था। घर के नीचे ही खाई खोदकर लाश को दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में लाश को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रख के दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर लाश को रखकर दफनाया जाता था।
लाश के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन एवं तांबे के कुछ सामान भी दफनाए जाते थे। चंदौली एवं नेवासा में कुछ बच्चों को गले में कॉपर के नेकलेस डालकर भी दफनाया गया है। उस समय देवी की पूजा की जाती थी। पूजा के लिए मिट्टी की बनी बिना पकी मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। भैंस के कुछ मिट्टी के मूर्ति मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भैंस का भी कुछ धार्मिक महत्व था। सामाजिक असमानता की शुरुआत हो चुकी थी। भूमि पर अधिकार एवं अलग अलग तरह के घर इसके संकेत देते हैं। कुछ घर वृत्ताकार होते थे, कुछ घर आयताकार होते थे, कुछ घर बड़े होते थे, कुछ घर छोटे होते थे। कुछ लोगों के पास 20 हेक्टेयर तक जमीन हुआ करती थी, कुछ के पास 5 हेक्टेयर तक की ही जमीन हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि जो सामाजिक असमानता थी वह शुरुआत हो चुकी थी। कुछ लोगों के कब्र से कीमती धातु पॉट में रखे हुए मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमीर लोगों को मरने पर सिर्फ कॉपर नहीं बल्कि कीमती धातुओं के साथ दफनाया जाता था। तो इससे ये पता चलता था कि उस समय भी अमीर गरीब और सामाजिक और समानता इत्यादि जैसे चीज शुरू हो चुके थे। कॉपर एवं पत्थरों पर काम करने वाले कुशल कारीगर मौजूद थे। सूत काटने एवं बीनने की कला का ज्ञान उन लोगों को था। कई जगहों पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। कीमती धातु जैसे कि क्वार्ट्ज एवं क्रिस्टल इत्यादि बनाने का ज्ञान था। तब तो इनके साथ इन लोगों को दफनाया जाता था। तो क्वार्ट्ज और क्रिस्टल जैसे जो कीमती धातु होते थे वो लोग बना सकते थे। कॉपर की चूड़ी एवं अन्य आभूषण भी बनाए जाते थे। अब है इस सभ्यता की क्या सीमाएं थी और क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों 700 ईस्वी पूर्व होते होते इसका पतन हो गया। सबसे पहला, पालतू जानवरों का उपयोग दूध के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मांस के लिए क्या करते थे। ये लोग गाय भैंस और सब कुछ पालते थे, लेकिन उसका उपयोग या तो सामान उमान ढोने के लिए करते थे या मांस के लिए करते थे। दूध निकालने की कला का ज्ञान इन्हें नहीं था। इससे वहां कुपोषण से लड़ने में इन लोगों को मदद नहीं मिल पाई। खेत को जोतने के लिए हल की खोज नहीं हो पाई थी, जिससे कृषि उत्पादन भी बहुत सीमित था। हल नहीं था, छोटे छोटे औजारों से खेत जोते जाते थे, जिसके कारण से बहुत कृषि में उत्पादन जो था बहुत ही सीमित था। झूम खेती होती थी, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता लगातार गिरती गई। तो झूम खेती का मतलब होता है कि जहाँ एक बार खेती की है उसके बाद सारे खेत में आग लगा देती थी फसल कटने के बाद, और फिर अगले सीजन में फिर वहाँ खेती की जाती थी। अभी भी मेघालय और कुछ उत्तर पूर्व में झूम खेती होती है, लेकिन ये जमीन के लिए ठीक नहीं होती है। तो उन लोगों को पास उस तरह की उस समय तकनीकी ज्ञान नहीं था, तो लोग झूम खेती ही किया करते थे, जिससे कि जमीन मिट्टी की उत्पादन क्षमता लगातार गिरती गई और कृषि उत्पादन और सीमित होता चला गया। बड़ी मात्रा में बच्चों के कब्र पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कुपोषण पूरी तरीके से फैला हुआ था और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उस समय काफी सारे जो है कब महाराष्ट्र और कई जगहों पर कब्र पाए गए, जिसमें एक साथ कई सारे बच्चों को दफनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि कुपोषण था और चिकित्सा विज्ञान का भी ज्ञान नहीं था उन लोगों को। वो लोग लिख नहीं सकते थे और मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि दायमाबाद इनाम गांव जैसे दो तीन छोटे शहर थे, लेकिन मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता ही थी। और किसी भी सभ्यता को चलने के लिए शहर और ग्रामीण दोनों सभ्यताओं का होना जरूरी है। और विज्ञान एवं तकनीक का इन लोगों को बहुत सीमित ज्ञान था। तो इन कारणों से यह 700 ईस्वी पूर्व आते आते ये सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये बहुत लंबी सभ्यता चली। 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के शुरू हुई कांस्य युग से पहले, और कांस्य युग के बाद वैदिक सभ्यता के आने तक यह सभ्यता चलती रही। तो यह एक भारतीय इतिहास की वो थी, एक लंबी सभ्यता थी। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में कांस्य युग पढ़ेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही अगला वीडियो आए आप लोग को पता चल जाए। धन्यवाद।